ओके, सो लास्ट सेशन में हमने देखो क्या देखा था, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। We have started with the constitutional background where we have seen under the constitution article 246 schedule 7 three lists are given. List 1 is known as what? Union list, where parliament is having exclusive right to make the law. List 2 is known as state list, where state legislature is having exclusive power to make the law. However, in case of list 3, which is known as a content list, where the parliament plus state legislature is having the power to make the law. Apart from this, we have seen article number 265, which talks about what? No tax shall be levied except authority of law. कोई भी कानून, ठीक है, अगर इंडिया में ऐसा कुछ भी कानून नहीं है तो आप टैक्स नहीं लगा सकते। तो जितने भी टैक्सेस फिलहाल लगाए जा रहे हैं उसके लिए हर एक के लिए कुछ ना कुछ कानून है। अभी हमें इसमें इनकम टैक्स ढूंढना है, तो इनकम टैक्स कहाँ लिखा हुआ है वो पहले ढूंढना पड़ेगा। कहाँ दिया गया तीनों लिस्ट में से? लिस्ट 1 में, उसमें एंट्री नंबर कितनी थी ये? हाँ, एंट्री नंबर 82 टॉक्स अबाउट द टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। ऐसा वर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट सारे इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकती है, लॉ बना सकती है, एक वाला इनकम छोड़कर, एग्रीकल्चर इनकम छोड़कर। अगर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाना भी है आपको या लॉ बनाना भी है तो कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। ये कहाँ दिया गया है? लिस्ट 2 में है, एंट्री नंबर 46 में ये दिया गया। ठीक है, तो हमारे लिए इतनी एंट्रीज रिलेवेंट है, बाकी आपके अदर लॉस के लिए अलग अलग एंट्रीज दी गई है। ठीक है, लिस्ट 3 कंबाइंड लिस्ट है जिसमें हमने देखा था लॉज रिलेटेड टू व्हाट, 2-3 एग्जाम्पल लिखे थे हमने। मैरिज, एजुकेशन, एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड। तो ये थोड़े बहुत जो लॉ है ये लिस्ट 3 में दिए गए। यूजुअली यहाँ पर टैक्स रिलेटेड मैटर फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। देन वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आता है आपका इनकम टैक्स प्लस वेल्थ टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी है, वैट है, आपका एक्साइज ड्यूटी है, सीएसटी है, सर्विस टैक्स है, बहुत सारे मल्टीपल लॉज है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। डायरेक्ट टैक्स को सिंपली समझना है, अगर हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कर रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट को पे करने जा रहा हूँ तो यूजुअली इसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है और मेरी ही जेब से पैसा जा रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या सर्विसेज खरीद रहे हैं उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर बार हो, बट जब भी हम पे करेंगे वो पैसा इनडायरेक्टली किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट। सो इन दैट केस वी आर पेइंग द टैक्सेस बट इट इज इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। रेस्टोरेंट में जाने के बाद अगर जीएसटी नहीं होता तो हमारा बिल 2000 का आने वाला था, बट जीएसटी की वजह से और 5% बढ़ गया, मतलब 2100 का बिल आ गया। सो वी हैव पेड 100 रुपीज़ टू होम, डायरेक्टली नहीं, पहले रेस्टोरेंट वाले के हाथ में दे दिया, मालिक के हाथ में, और मालिक ने वो किसके पास जमा कर दिया? गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम बोलेंगे तो जो रेस्टोरेंट का मालिक है वो बोल सकता है कि मैंने मेरी जेब से जीएसटी पे किया है? नो, ही हैज़ कलेक्टेड द अमाउंट एंड देन पेड टू द गवर्नमेंट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं दिस इज द इनडायरेक्टली टैक्स पेमेंट टू द गवर्नमेंट। बाकी अप्रोच हम थोड़ा बाद में देखते हैं। देन वी हैव सीन द हाउ द लॉ इज मेड, यूजुअली जिसमें आपका एक्ट आता है, इनकम टैक्स एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर, जुडिशियल जजमेंट, ये सारे लॉ में अप्लीकेबल है। और इसके अलावा यहाँ पर एक एडिशनली आता है एनुअल फाइनेंस एक्ट विच गिव्स यू द रेट। ये आपको इनकम टैक्स के रेट्स देगा। लॉन्गर पीरियड के लिए रेट सेम रखना सही नहीं रहेगा, बिकॉज अगेन इट इज़ अ सोशल लॉ। जैसे आज के डेट में या आप कोविड के पहले की सिचुएशन अगर आप देखोगे, जस्ट 18-19 की बात करते हैं, आपके घर में शादियाँ वगैरह हुई होगी, बड़े भाई की, बहन की। उस वक्त आपके पेरेंट्स क्या सोचते थे? लड़की के लिए ऐसा दूल्हा मिल जाए कि जिसका महीने का 40-50 हज़ार होगा तो भी बहुत अच्छी बात है। कब की बात कर रहा हूँ मैं? कोविड से पहले 17-18 में। तो भी 5-6 साल पुरानी ही बात है। आज की डेट में क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपके पेरेंट्स?
कि लड़की की शादी करनी है तो दूल्हे का सैलरी कितना होना चाहिए, 40-50 ओके? नहीं, उतना तो पॉकेट में नहीं जाता है इसके लिए। हाँ, तो बोलेगा कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का पगार चाहिए, तब वो मेरी बेटी को संभाल सकता है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 5 साल में ऐसा क्या ट्रेंड बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, लोगों की सैलरी, वो आईटी वालों ने तो हद ही कर दी, पूरी वैल्यू ही गिरा दी बाकी लोगों की। मतलब जो पहले 5-6 लाख रुपए कमा रहे थे वो इज्जत से जी रहे थे, आज 8 लाख, वो भी इज्जत वाली होनी चाहिए थी सिचुएशन, बट आप आईटी वालों की सैलरी बियॉन्ड द इमेजिनेशन चली गई है। तो 8-10 लोग जो भी कमा रहे हैं वो भी बहुत कम लग रहा है ना आज के डेट में। तो अगर ये सिचुएशन नहीं आती थी तो बात अलग होती थी। तो इसलिए ये सोशल लॉ है। यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, बाय द टाइम वी हैव टू इंक्रीज द स्लैब रेट्स फॉर द टैक्सेशन। इसके बाद हमने देखा था ए वाई पी वाई वाला मैटर, मोस्ट कंफ्यूजिंग है। फिर से मैं आपको यहाँ पे, अगर आपने ये पढ़ा होगा, पहले पी वाई वाली डेफिनेशन देखनी है हमें। पी वाई मीन्स फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। पी वाई मीन्स नथिंग बट अ फाइनेंशियल ईयर। आपके एग्जाम के लिए कौन सा फाइनेंशियल ईयर एग्जाम में आएगा यूजुअली, 25-26, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, चलो बता दो। 1 अप्रैल 2025 टू, ये आपका पीवाई है। पीवाई का मतलब जिस पीरियड में आप इनकम कमा रहे हो। आज के डेट में ये पीवाई खत्म हुआ है क्या? आज की डेट है 22 तारीख, बराबर। ऑलमोस्ट कितना पीरियड हो चुका है इस 12 महीने में से, कितना हो चुका है टेंटेटिवली रफली बताओ। 9-10 महीने अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गए, अभी एक हफ्ते के बाद 10 महीने खत्म हो जाएंगे, 2 महीने बचे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ पीवाई। आज के डेट में आप इस पीवाई का इनकम बता सकते हो, जो भी लोग अर्न कर रहे हैं, आप लोगों के तो अर्निंग नहीं है, बट एग्जैक्ट आप इनकम बता सकते हो क्या आज के डेट में, कि आपके पेरेंट्स की पीवाई की 25-26 की इनकम कितनी होगी आज के डेट में? क्यों नहीं बता पाओगे? अच्छा, उनका महीने का सैलरी 2 लाख रुपए, अभी 10 महीने हो चुके हैं, 2 लाख के हिसाब से 20 लाख, और 2 महीने बचे हुए हैं, उसमें भी दो दो आ जाएंगे, 4 लाख, 24 लाख रुपीज इनकम हो जाएगी। फिर अदर इनकम भी कुछ आ सकता है जो शायद हम एस्टिमेट भी नहीं कर पाए। सो एज ऑन डेट वी कैनॉट कैलकुलेट, एग्जैक्टली कैलकुलेट द इनकम फॉर दिस पी वाई। एस्टिमेट कर सकते, जैसे आप एग्जाम में से जब बाहर आते हो, पूरी एग्जाम हो जाती है, यू एस्टिमेट योर ओन मार्क्स, एग्जैक्टली सेम मैच होता है क्या वो? किसी का मैच हो आप में से एक का भी कि सर मैंने बोला था 215 आएगा, 215 ही आ गया, एक्झॅक्ट झालं, आप भगवान हो फिर। यूजुअली बहुत रेयर सिचुएशन, हर सब्जेक्ट में मैच हो गया वो, हाँ म्हणजे नाही झालं ना, तो एक में मैच नहीं हुआ मतलब टोटल भी मैच नहीं हुआ होगा, कशी काय? अच्छा, तो 2 जगह पे गलती हो गई, इट मीन्स, हा मग तेच ना, तिथे इस्टिमेट चुकलं आणि मॅथ्समध्ये पण चुकलं। तो किसी एकाध सब्जेक्ट में ज़्यादा आ गए, एकाध सब्जेक्ट में कैन वी चेंज, ये इसमें चेंज हो गया या नहीं हुआ? तो आप एग्जैक्टली मार्क्स कोई नहीं बता सकते। इंटर में मार्क्स का जाने दो सर, पास होंगे या ये पता नहीं, श्योरिटी है? हाँ मत बोलना, अभी पढ़ाई बाकी है, अभी क्लास होना बाकी है, पढ़ाई होगी उसके बाद आप एस्टिमेट लगाओ। अभी होप्स होंगे सिर्फ आपके पास कि हम पास हो जाएंगे। सो एज ऑन डेट हम इस पीरियड का इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक ये ईयर, अच्छा, इसलिए असेसमेंट ईयर क्या बोलता है कि चलो पूरा ईयर खत्म होने दो, लेट द ईयर एंड, उसके बाद हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए इसके आने वाला अगला साल जो होता है उसे क्या कहते हैं, जहाँ पर डिपार्टमेंट का या हमारा असेसमेंट चालू हो जाएगा, इसके अगले वाले दिन से चालू हो जाएगा, मतलब 1 अप्रैल 2026 से लेकर 2027, so 1 April 2026 to
31 मार्च 2027 तक असेसमेंट ईयर चलता रहेगा। आप दिमाग में याद रखना, असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टू द प्रीवियस ईयर। हम हमारा टैक्स या इनकम असेस कब करेंगे? पीवाई खत्म होने के बाद, अगला साल। ठीक है, तो अगर आपको पूछा गया कि असेसमेंट ईयर 26-27 का इनकम कैलकुलेट करो, क्या पूछा गया है? असेसमेंट ईयर 26-20 मतलब पीवाई कौन सा? 25-26। मतलब पीवाई 25-26 मतलब कौन से पीरियड का आपको इनकम कैलकुलेट करना है? ये वाला पीरियड नीचे, जो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26 तक। इस पीरियड में आपने जो जो कमाया होगा वो इस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ लॉ यहाँ पर इनकम टैक्स का लॉ बोल रहा है, यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर। स्टेटस हम देखेंगे, अगला नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर एग्रीकल्चर, रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल। फिलहाल आप मुझे बता दो, आप सब लोग कौन हो? यू आर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट? कैसे? ये तो टॉपिक आना बाकी है, जो टॉपिक बताएगा कि आप रेसिडेंट हो या ना। हाउ यू डिसाइडेड यू आर रेसिडेंट? तो कुछ तो लॉजिक सोचा होगा ना दिमाग में। अच्छा, बचपन से यही हो? अच्छा, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया ओनली, तो ठीक है, वो आपने अपना दिमाग लगा दिया, उसके लिए रूल है। पर ठीक है, आपने अपने लॉजिक के हिसाब से बताया, बचपन से हम यही हैं, पुणे के बाहर भी नहीं गए, इसलिए हम इंडिया के रेसिडेंट हैं। बट दो स्टे आर गोइंग आउटसाइड इंडिया, कोई हमेशा बचपन से मान लो ऑस्ट्रेलिया में रहता, आपका कोई रिलेटिव वगैरह होगा, क्या बोल सकते हो वो रेसिडेंट है इंडिया में? शायद नहीं, कोई यहाँ आता ही नहीं है वो, वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो ऐसे केस में वो कौन बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट, हम बन जाएंगे रेसिडेंट। इसके लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो एग्रीकल्चर इनकम के बाद आएगा। बट फिलहाल आपने समझ लिया, जो यहीं रहता है वो रेसिडेंट, जो हमेशा बाहर रहता है वो नॉन रेसिडेंट, उसे ये स्टेटस आ जाएगा। फिर पर्टिकुलर्स रुपीज़। अब ये आ रहे हैं आपके इनकम्स, 5 हेड्स ऑफ इनकम। सो जो भी आप इनकम कमाओगे, आपको इस 5 हेड में टैक्सेबल करना है, स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है। क्या है पर्पस? टू कैलकुलेट द डिडक्शंस, एग्जम्पशन, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, इस शायद पर्पस के लिए, या कैटेगरी उनको बनानी है, क्योंकि कैटेगरी वाइज कई बार डिडक्शंस एग्जम्पशंस अलग अलग है, इसलिए हमें इनकम को पांचों हेड में स्प्लिट करना है कन्वीनियंस के हिसाब से। 5 ही हेड, कोई 6th हेड हमें नहीं बनाना है। जैसे हमारे घर में हमें कोई चीज़ लेके जाते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक जगह होता है रखने का। जैसे आप आइसक्रीम लेकर चले गए अभी क्लास के बाद, कहाँ रखोगे उसे? कबोर्ड में रखा तो कपड़े के साथ, क्यों? मेल्ट हो जाएगा शायद। ठीक है, ज्वेलरी है, अपने बर्तनों में रख दी, किचन में जाके किसी बर्तन के अंदर रख दी, या नमक के डिब्बे में डाल दी, क्या हो जाएगा मम्मी? वो नमक का डब्बा रसोई में, और वो गोल्ड की सब्जी बन जाएगी फिर। वाई यू आर कीपिंग द स्पेसिफिक आइटम एट स्पेसिफिक प्लेसेस? रीजन? मम्मी ब्रश किधर है? लॉकर में रखा है बेटा तेरा ब्रश, चोरी ना हो जाए इसलिए लॉकर में रखा है। और ज्वेलरी? ज्वेलरी बाथरूम में नहीं। तो हम किसी ना किसी आइटम्स को एट स्पेसिफिक जगह पर रखते हैं फॉर द कन्वीनियंस, और वो हम हमारे हिसाब से बनाते हैं कन्वीनियंस क्या होगा। ऐसे ही लॉ ने क्या बनाया, जो भी आपकी इनकम होंगे उसको कितने हेड में डिवाइड करना है? 5। इस पांचों हेड के ऊपर अलग अलग एक टॉपिक है, और जो आपके सिलेबस का मतलब इनकम टैक्स सिलेबस का अराउंड 70% एरिया ऑक्यूपाई करता है, 70 to 75%। तो इसके ऊपर हर एक के ऊपर टॉपिक है, हम बहुत डिटेल में देखेंगे। तो हमें इंस्टेंटली अभी कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट गेट द ब्रीफ स्केच, देखना है कि कौन से हेड में कौन से इनकम जा सकता है। जैसे सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड है, तो इसमें जो भी आपको सैलरी वेजेस जो कुछ भी मिलेगा वो इस हेड में आएगा। हाउस प्रॉपर्टी में क्या आएगा? इफ यू आर गेटिंग द रेंटल इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, इट मे बी अ रेसिडेंशियल और कमर्शियल, ध्यान रखना, भले ही यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी लिखा हुआ है बट वो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल भी हो सकती है। और जैसे रेसिडेंशियल मतलब बंगलो क्या है? रेसिडेंशियल। फ्लैट, शॉप, मॉल,
वहां से मिलने वाला जो भी रेंटल इनकम है वो आपको कौन से हेड में, हाउस प्रॉपर्टी में डालना है। पीजीबीपी मतलब ये बिजनेस, या एक बिजनेस का नाम बता दो या दो तीन बिजनेस के नाम। क्लोथिंग बिजनेस, नीचे वो ग्रोसरी की दुकान है वो भी बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस। प्रोफेशन वाले दो तीन बता दो। CA CMA CS, हाँ ते सोडून अजून काय? डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्ट, दीज आर द प्रोफेशन। इनको अगर उस बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम मिल रहा है, अच्छा डॉक्टर कहीं जॉब कर रहा है उसको पगार मिल रही है तो सैलरी। कैपिटल गेन, नॉट यू कैन से एग्जैक्टली द शेयर्स। आपकी कोई असेट है और असेट्स को अगर आपने बेच दिया तो उससे आने वाला प्रॉफिट या लॉस कौन से हेड में। एंड द लास्ट इज द रेसिडरी हेड। इफ इट इज ए इनकम एंड इट इज नॉट कैटेगराइज अंडर द अबव फोर हेड्स, तो उसको उठा के, जिससे आप सब लोगों का सेविंग बैंक अकाउंट है, सभी लोगों का है, सेविंग अकाउंट नहीं है, गूगल पे फोन पे कोणाचा अकाउंट मागते, हां अच्छा म्हणजे पप्पांचे पगार येतो आणि आपण गुगल पे वरती स्पेंड, पूर्ण पूर्ण स्पेंड करू शकता नहीं। और किसका नहीं है सेविंग बैंक अकाउंट, इसका नहीं है, आप लोगों का भी नहीं है, तो आपका स्टूडेंट निकाल सकते हो ना। तो अभी आप खर्च कैसे करते हो, खर्च कैसे करते हो पैसे। अच्छा वही अच्छा है, क्योंकि गूगल पे फोन पे शुरू होने के बाद कंट्रोल नहीं रहता। नहीं तो पापा मेहनत करे, हर महीने का पगार जमा हो रहा है 1 तारीख को और 10 तारीख को बेटी ने उड़ा दिया, पापा खर्च हो जाता है। पेट्रोल कितने का डाला, 4,000 का पेट्रोल डाल दिया, अरे तेरी टंकी 4 ही लीटर की। तो बाकी का हम जुगाड़ कर लेते, ऊपर का पैसा शायद कैश में ले लेंगे और होटल में स्पेंड कर देंगे। एनीवे तो उसमें सेविंग बैंक इंटरेस्ट आता है, जिन लोगों का भी सेविंग बैंक अकाउंट है वो कौन से हेड में आएगा देखो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन FD अकाउंट और एनी डिपॉजिट्स। सैलरी में जा सकता है, HP, बिजनेस इनकम आपका नहीं है, असेट बेचा है क्या नहीं, तो कौन से हेड में, अदर सोर्सेस में चला गया। हाँ अभी आप मुझे पूछ सकते हो कोई दो तीन इनकम जो इस हेड में कहाँ डालने हम मैं बता दूंगा। समझ में आ गया पूरा, और एक एक टॉपिक 15-15 दिन चलने वाला है वो, कुठले पैसे तुम्हाला मिळाले का। ठीक, मिले होंगे वो नहीं बताएगा। अच्छा इलेक्शन में वो जो पैसा आता है घर पे वोट करने के लिए ना, हाँ 2-3-4 हज़ार, तो सैलरी नहीं, हमें ऊपर से शुरुआत करनी, डायरेक्टली आयुष में डालना। सैलरी है क्या वो दर महीने नहीं। हाउस प्रॉपर्टी में बिजनेस है क्या आपका, हाँ कोई बोलेगा सर हर वो इंसान है जो ना इलेक्शन कैंडिडेट उसके पास मैं जाता हूँ, दे दे पैसा फिर मैं वोट करूँगा। सो माइट बी इट हैज़ बिकम योर नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, तो शायद PGPP में चला जाए, बट इलेक्शन रोज होते नहीं है, 4-5 सालों में एक बार होते हैं। तो असेट कुछ बेचा है तो कौन सा हेड, अदर सोर्सेस। तो आपको पहले कैटेगराइज करना है, गिफ्ट त्याला गिफ्टच म्हणायचं बरोबर ना। कैंडिडेट ने वो गिफ्ट दिया है हमें, ते कुकर पण देतात, मैं न्यूज़ में बहुत सारे, काफ़ी सारे एरिया में वो पैसा नहीं ले रहे, हम बहुत ईमानदार है, कुकर चालेल का, हाँ कुकर चालेल, पैसा नहीं चलेगा। तो कुकर मिक्सर ऐसे लेडीज लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। व्हाट अबाउट दिस, वेदर दिस इज इनकम और नॉट, पहला सवाल। तो लॉ में ऐसा नहीं बोला है कि इनकम मस्ट बी इन मॉनिटरी टर्म्स, इट मे बी इन अ काइंड ऑल्सो, इनकम काइंड में हो सकता है। तो जो कुकर मिक्सर मिला है आपको 2-2, 3-3 हज़ार का, उसके लिए हेड, उसकी वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी मार्केट में जो भी वैल्यू होगी, कौन सा, वो अदर सोर्स में डाल देंगे। यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप फॉर्म। अच्छा ठीक है, फिलहाल मैं प्रोप्राइटरी का बता देता हूँ, पार्टनरशिप का रूल थोड़ा अलग है। सो आपने फंड इन्वेस्ट किया है और वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आप बताओ सोच के देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं जाएगा पीछे, उस पर मैं आता हूँ, बट फिलहाल समझ लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है।
हेड ऑफ इनकम बता दो। कैपिटल गेन नहीं, कैपिटल गेन में मैंने बताया अगर आप असेट बेचोगे, असेट बेचा तो कैपिटल गेन, वरना नहीं। अब असेट क्या होती है, विच यूजुअली वी शो अंडर द पी एंड एल बैलेंस शीट में। कहाँ दिखती है हमारी असेट्स? पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड सीधा असते ना असेट, और बैलेंस शीट में कहाँ? असेट साइड में जो दिखाई देगा, जो भी प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये अगर चीजें आप बेचते हो तो वो जाएगा कैपिटल गेन। ठीक है, ये मैंने पार्शियली बताया। इफ यू से ऑन माय प्रोप्राइटरी बिजनेस, इफ आई एम गेटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज नॉट अलाउड अंडर इनकम टैक्स लॉ। नॉट अलाउड रीजन बिंग, आपके अकाउंटिंग में कंसेप्ट होती है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, राइट? क्या होता है इसका मतलब? बिजनेस अलग और उसका मालिक अलग है। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है, उसका मालिक और उसका बिजनेस एक ही है। तो आप अपनी ही एक जेब में से पैसा निकाल कर दूसरी जेब को नहीं दे सकते। सो अंडर इनकम टैक्स लॉ यू कैन नॉट गिव और टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ प्रोप्राइटरी। ठीक है, बट वहां तक अभी हम पहुंचे नहीं। उस चीज़ को अगर हम थोड़ा साइड में रख देते हैं तो इंटरेस्ट ऑन यूजुअली फॉर्म में वगैरह या किसी और जगह पे अगर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, फिलहाल आप आईओएस समझ लो। ठीक है, ऐसे ही आपने कहीं इनकम कमाए। लेट से कई बार ऐसा होता है कि महिता कुछ पेन लेकर आ गई, नया वाला, कुछ जादू वाला पेन है जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आपका नाम? लावण्य। लावण्य से पूछ रही इतने मार्क्स कैसे आ गए थे, पिछले अटेम्प्ट में तो नहीं थे। और ये पेन का कमाल है, ये मैंने बहुत दूर से लाया, दिल्ली से पेन लाया ये। कितने का है? वो सोच रहे मैंने तो 20 रुपए का लाया है, इसको कितना बताओ, अभी वैल्यू कम हो जाएगी। 500 रुपये का पेन लाने बोले, मेरे लिए भी एक, हाँ ठीक है, तेरे लिए लाई हूँ, ऑलरेडी लाया है मैंने, घर पे रखा है। सिर्फ तेरे अकेले के लिए लाया है। तो घर से वो पेन लेकर आ गई, 20 रुपये का पेन, 500 रुपये में। वो भी उसको क्या बोला, वैसे तो महंगा है, मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी चार्ज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं 500 रुपये में दे रही हूँ, बाकी को नहीं। वैसे सेम ऐसा बोल बोल के सबको भेज दिया। नाउ टेल मी द इनकम अबाउट दिस वन ट्रांजेक्शन, सेल वैल्यू 500 एंड द कॉस्ट इज 20। प्रॉफिट हुआ या लॉस है? 480 रुपीज। हेड ढूंढो। सैलरी, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कुछ असेट बेचा है क्या? नहीं। अदर, तो वहाँ हमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना, आईओएस में आएगा ही नहीं, ऊपर के 4 हेड में नहीं आ रहा है मतलब आईओएस। So this is a prima facie the income from other sources. But if you categorize sometimes under the PGBP also, जैसे उसको पता चला एक ट्रांजैक्शन में 480 का फायदा है, अब उसने क्या कर दिया, ग्रुप में जो हमारा इंटर का ग्रुप है उसमें डाल दिया, लक वाला पेन मिलेगा 500 रुपये में, और गारंटी कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा लेकिन। नाउ इज पुटिंग ऑन द व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टा, हर जगह पे पूरा माहौल छा गया। दूसरे क्लास से भी बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे लाइन लगाकर कि वो पेन दे दो। नाउ ठीक है, बहुत थिन लाइन डिफरेंस है बिजनेस और आईओएस में। अब वो पूरा प्रमोशन कर रही है, काफ़ी सारा इनकम भी हो रहा है, तो सेम ट्रांजैक्शन मल्टीपल टाइम्स हो रहा है तो आप इसे बिजनेस में डाल सकते हो। हेड में हम ऑन डिटेल में देखेंगे, बट फिलहाल आपको लॉजिक समझ में आ गया। एक हाथ दो ट्रांजैक्शन होता है साल भर में, ओकेजनल ट्रांजैक्शन है तो आईओएस। मल्टीपल ट्रांजैक्शन है विद एडवेंचर इन द नेचर ऑफ बिजनेस, आप कुछ उसको प्रमोट कर रहे हो तो यूजुअली ये पीजीबीपी में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, इस पांचों हेड की टोटल को क्या कहा जाएगा? जीटीआर, ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हमें डिडक्शंस माइनस करना है, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है, इसके ऊपर भी एक अलग से टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जस्ट टेंटेटिव फिगर्स ले लेते हैं। ये पीरियड लेने में, ठीक है। हाँ, आपका नाम? शिवानी, हाँ।
सो हमारी एसएससी शिवानी, ठीक है। लेट्स से शी कम्स टू मी एंड आस्क अबाउट द माय कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, एंड ये हमारी एसएससी रहेगी। तो शी इज़ अ नॉर्मल, ठीक है, मतलब एक आम आदमी की तरह वो ट्रीट करेगी और बोलेगी सर मेरा इस साल में कितना इनकम हुआ है, मुझे कैलकुलेशन नहीं आता, टैक्स कितना भरना है, ये सब बता दो। सो प्राइमा फेसिस विल आस्क द नेम, पूरा नाम वगैरह एसएससी का नाम आ गया। कौन से पीवाई के लिए फिलहाल हमें अजम्पशन करना पड़ेगा कि पीवाई 25-26 खत्म हो चुका है। स्टेटस क्या है आपका, स्टेटस अगर मैं उसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ कि आपका स्टेटस क्या है, बोलेगी फीलिंग गुड। वो वाला स्टेटस नहीं, हमें कौन सा वाला स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो शायद उसे भी आइडिया ना हो सर मुझे क्या पता मेरा स्टेटस क्या, आप ही बताओ। तो उसे पूछा जाएगा बचपन से आप यहीं रहती हो, तो बोलेगी हाँ कहीं मैं इंडिया के बाहर गई नहीं हूँ, तो हम क्या बोलेंगे आपका स्टेटस फिर रेसिडेंट। उसके बाद अगली स्टेप क्या होगी, प्रैक्टिकली हम कनेक्ट कर रहे हैं। हम पूछेंगे पूरे साल भर में 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 26 तक आपने कितने इनकम कमाए। बोले इतना कौन याद रखता है कहाँ से कितना पैसा आया। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक डॉक्यूमेंट लेना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट समझते हो या पासबुक समझते हो। उसकी जो क्रेडिट साइड होती है वहाँ पे अमाउंट डिपॉजिटेड होती है, कई बार आपका मैसेज आता है 10,000 रुपीज़ डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट। तो पहले मुझे उसका बैंक स्टेटमेंट लेना है, हर जो रिसीट्स है उसके बारे में उसे पूछना है, ये पैसा कहाँ से आया, रेंट से आया, ये मेरा महीने का पगार है, ये मैंने गोल्ड बेच लिया था। ऐसा करके मुझे बैंक स्टेटमेंट से सारा चीज़ें आइडेंटिफाई करना है। प्लस उसकी कैश में भी इनकम हो सकती है, कैश में भी होगा। वो बोली वो कैश का तो मैंने डायरी में लिखा हुआ है, तो उसने मुझे दे दिया 2-3 लाख रुपए का, वो वाला भी इनकम है। ये सारी इनकम को मुझे कितने हेड में कैटेगराइज करना है, 5 हेड में। मैं एक रैंडम फिगर्स यहाँ पे ले लेता हूँ। दिस इज लेट्स से 3,60,000। हाउस प्रॉपर्टी 20,000 रुपये पर मंथ, मतलब 240। पीजीबीपी 1,50,000, इसकी टोटल करनी है आपको, ध्यान रखना बाद में ये समझ में नहीं आएगा। 360 प्लस 240 प्लस 150, कैपिटल गेन 50,000, गोल्ड बेचा है उसने, गोल्ड बेचा होगा वो हमारी एसेट्स है। और आईएस में नॉमिनल इनकम है 15,000। एट 8,15,000 इज द ग्रॉस टोटल इनकम। अब ईयर खत्म होने के बाद मैं उसे पूछा, इसका मतलब आपके जेब में पूरे 8,15,000 रुपये होंगे एज इट इज। क्यों, एक्सपेंस भी किया होगा। ये तो इनकम है, क्या खर्चा किया होगा प्रॉफिट या आने के बाद, नेट इनकम आने के बाद क्या खर्चा करते हो आप, एक्सपेंसेस। हाँ घर का रेंट पे किया होगा, लाइट बिल, बच्चों की पढ़ाई का ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, ग्रॉसरी सब्जी कपड़े, उसके बाद फेस्टिवल्स। तो उसे पूछा जा रहा है कितना खर्चा हो गया। कितना होता है आपके पेरेंट्स का, 8,15,000 अगर आपके पेरेंट्स कमा रहे तो खर्चा, बोलेंगे 6 लाख तो खर्चा हो जाता है। काफ़ी लोगों का तो पूरा खत्म हो जाता है, पर फिर भी हम अज्यूम करते हैं कि 6 लाख रुपए खर्चा हो गया है और उनकी जेब में पड़ा है 2,15,000। तो हमें टैक्स कौन से अमाउंट के ऊपर लगाना चाहिए, जो 6 लाख का खर्चा हुआ है ना, ये इसी चीज़ों पे हुआ है, ग्रॉसरी क्लॉथ, ठीक है, डे टू डे जो हमारे एक्सपेंस होते हैं, एजुकेशन वगैरह, मेडिकल पॉलिसी होगी आपका, इंश्योरेंस होगा, सारी चीज़ों पे खर्चा होकर 2,15,000 रुपये बैंक अकाउंट में बचा हुआ है। टैक्स कौन से अमाउंट के ऊपर आना चाहिए, 8,15,000 या 2,15,000, 815, 215 या 815 बता दो। हाँ मतलब इतना खर्चा हो गया तो भी उसको माइनस नहीं करोगे, क्यों नहीं।
तो यहाँ पे लॉ बोल रहा है आपकी ग्रॉस इनकम बताओ 8,15,000 है और आपने एक्सपेंस आउट किया है पूरा खर्चा घर का वगैरह 6 लाख रुपए। ये 6 लाख रुपए जो आपने खर्चा किया है इसको हम माइनस नहीं करेंगे सारे सारे इनकम को, लेकिन थोड़े बहुत एक्सपेंसेस ऐसे जो आपने किए जेन्यून है, अगर आप उसका रिसीट वगैरह देते हो तो उतने हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। क्या क्या आता है उसमें, ग्रोसरी नहीं आता है, ध्यान रखना। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे अगर आप खर्चा कर रहे हो तो माइनस कर देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उस पर भी चल जाएगा। ट्यूशन फीस वो चल जाएगा। एजुकेशन लोन वगैरह है तो चल जाएगा। ऐसे जो चीज़ें दो तीन ही मैंने बताया, उसके ऊपर तो अलग से टॉपिक है। तो मेनली आप LIC पकड़ के चलो, हेल्थ इंश्योरेंस पकड़ के चलो, वैसे डिडक्शंस होते हैं। तो ये 6 लाख में से उस पर्पस के लिए कितना खर्चा किया है, तो इनका शिवानी का कहना है उसके ऊपर तो सिर्फ 1,15,000 खर्चा किया। तो डिडक्शन सिर्फ आपको कितने का मिलेगा, 1,15,000 का। सो व्हाट इज योर टोटल इनकम नाउ, 7। So what is the gross total income? Again 8,15,000। डिडक्शन जो इनकम टैक्स लॉ ने अलाउ किए वो कितने, 1,15,000। एक्चुअल डिडक्शंस 6 लाख, बट लॉ ने सिर्फ 1,15,000 आपको अलाउ किया और उस हिसाब से आपकी इनकम कितनी बचती है, 7 लाख, जिसके ऊपर आपको टैक्स भरना है। उसके बाद ये टोटल इनकम आ गया। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, इसमें कोई लिस्ट बताएगा जिनका ऑलरेडी स्टडी हो चुका, क्या क्या डिडक्शंस मिलते हैं? मैं नहीं बताऊँ, आपकी तरफ से बता दो। एक मैंने लाइफ इंश्योरेंस बता दिया, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्यूशन फीस, और बताओ। हाँ, होम लोन का इंटरेस्ट, ठीक है, उसका प्रिंसिपल भी अलग हो जाता है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट, डोनेशन सब वगैरह अगर आपने दिए होंगे चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट को, वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चला, इसके लिए अलग से टॉपिक है, ये अलग से टॉपिक है, बट अभी हमें 4-5 चीज़ें याद रखनी है। नाउ टोटल इनकम। अभी जैसे टोटल इनकम आता है, टैक्स लाइबिलिटी निकालने से पहले आपको यहाँ पे एक बीच में प्रोसेस करनी पड़ती है, लिख लेना ये। टोटल इनकम राउंडेड ऑफ, टोटल इनकम राउंडेड ऑफ, वो जो बीच में एक लाइन है वहाँ पे लिख देना, टोटल इनकम राउंड ऑफ नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। राउंड ऑफ कितने में करना है आपको, 10 में राउंड ऑफ करना है। टोटल इनकम राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। नोट्स में आपको अलग जगह पे सेक्शन मिल जाएगा, डोंट वरी, ये यहाँ लिखा है। कौन से पेज पर है, पेज नंबर 6 पर। राउंडिंग ऑफ इनकम, सेक्शन नंबर, ये पहला सेक्शन है जो आपको याद रखना है, सेक्शन 288A। कितने सेक्शन है हमारे लॉ में, 298 सेक्शन है, उसमें से 288 अभी हम देख रहे हैं। टोटल इनकम कंप्यूटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। आता है आपको राउंड ऑफ करना, 10 में आ जाएगा। तो एक एग्जांपल लिख के रख देना यहाँ पर, अभी वाले क्वेश्चन में तो हमें ज़रूरत नहीं है। लेट्स से इफ द फिगर इज, वहाँ पे एक एग्जांपल लेना, 7,95,695, 795, कितना बताया मैंने, उसको राउंड ऑफ करो 10 रुपये में,
बहुत कॉम्प्लिकेटेड बता दिया क्या मैंने? कुछ नहीं ना? हाँ, 700, ठीक है। व्हाट इफ इट इज लास्ट में 4 आता है तो? लास्ट में अगर जो 5 के बदले, उसका आंसर लिख दिया सामने, आंसर लिख दो उसको पहले। रिपीट करो फिगर 7। तो इसको आपको करना है 7,95,700, और इसके बदले अगर लास्ट में सिर्फ 4 होता है, मतलब बाकी सेम फिगर, 695। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे 700 हो रहा है, यहाँ पे 690 हो रहा है। सो ये आपको राउंड ऑफ वाली प्रोसीजर आपको अप्लाई करनी है। व्हाट इफ इट इज अ 4.95, ऐसा 4 है ऊपर वाला, और फिर 795, 694.95। पूछो मत, बताओ आप। पूरे फिगर लिख दो, ये भी लिख दो वहाँ पे, 795, 694.95। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप तो बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है 5-10 रुपए से, मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि 5-10 रुपये आपका कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। हाँ, क्या फाइनली डिसाइड किया? देखो ध्यान रखना, 2 बार राउंड ऑफ नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार राउंड ऑफ करना है। तो पहले ऐसे मत करो, 4.95 को पहले राउंड ऑफ कर दिया 5 में, फिर 5 को राउंड ऑफ कर दिया 10 में, पहले सिंगल टाइम राउंड ऑफ। ठीक है, तो आंसर इज 795, 690। तो आपको पॉइंट्स में भी पैसा मिलता है। अगर आप अपना पासबुक ओपन करोगे, उसमें जो इंटरेस्ट आता है ना, वो राउंड ऑफ वाला होता है, 0.80, 0.85। इसलिए ऐसी ये फिगर आ सकती है, बट आपको टैक्स निकालने से पहले आपको इस फिगर को राउंड ऑफ करना है 10 रुपये। ठीक है, तो इस स्टेप तक पहुंच गए। अगला वाला स्टेप क्या है? दिस इज द कॉम्पिटिशन पार्ट। तो हमने क्या किया? कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द असेसी, हेड में हमने डिवाइड कर दिया इनकम को। 8,15,000 ग्रॉस आया, माइनस 1,15,000, और हमारी टोटल इनकम आ गई 7 लाख। ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, अब आते हैं टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर। नाउ फर्स्ट विल सी द कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल। शिवानी, आप इंडिविजुअल हो? बिकॉज देर आर सम अदर असेसी ऑल्सो, कंपनी, फर्म, एओपी, बीवाई, लोकल अथॉरिटी, ये सब असेसी है, या पार्टनरशिप फर्म। आप कौन हो? इंडिविजुअल।
ठीक है, सो इंडिविजुअल हैज बीन डिफाइंड अंडर द लॉ, इट मीन्स अ नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बीइंग। ऑल ऑफ यू आर ह्यूमन बीइंग, कोई रोबोट वगैरह? फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, चांसेस है कि रोबोट भी आके बैठ जाए क्लास में, ठीक है। सो ये सब ह्यूमन बीइंग माने जाएंगे, ये छोटे बच्चे से लेकर ये दादाजी तक जो आखिरी सांसें गिन रहे, ऑल दीज आर द इंडिविजुअल्स। मुझे पता है ये सब लोगों की इनकम हो सकती है क्या, वो हमें सोचना है। थोड़ा रिवर्स में जाते हैं, पहले दादाजी का सोचते हैं, बेड पे बैठे हुए 6 महीने से 1 साल से, क्या उनकी इनकम हो सकती है? कैसे? उठते ही नहीं, पेंशन आता है, लेकिन वो बताना पड़ता है ना बैंक को हर साल जाके कि मैं जिंदा हूँ, देना पड़ता है एक्चुअल में सर्टिफिकेट। आप एग्जिस्ट करते हो, इस दुनिया में हो, उसका एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। बट ठीक है, वो चले जाएंगे वहाँ पे, पूरा वो बेड लेके चले जाएंगे मैनेजर के पास, नहीं तो मैनेजर को यहाँ बुला लेंगे कि ये जिंदा है देखो, अब वो बोलेगा प्रूफ दे दो, सो विल गिव द सर्टिफिकेट कि वो जिंदा है। तो इनका पेंशन आ सकता है, और कौन से एड में से आ सकता है? इंटरेस्ट ऑन एफडी, एफडी का तो मीटर चालू रहेगा। रेंट इनकम, टेनेंट बोलेगा दादाजी आप वैसे भी आखिरी सांसें गिन रहे हो, मैं क्यों रेंट दूँ, लीगली मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं, आपको आखिरी सांसों तक उनको रेंट देना पड़ेगा। तो इनका तो हो सकता है ये वापस आ गए, हाँ ये बच्चे का दिखता है पीछे, दूध की बॉटल है उसके पास में दूध की ही है हाँ, इस बच्चे का इनकम हो सकता है। क्या आंसू सकता, क्या हो सकता है इनकम इस बच्चे का? नाही 2-3 महिन्याचंच आहे, नो प्रॉपर्टी। नहीं अभी अभी जन्मा है वो अच्छा, बट वहां से इनकम नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टी तो होगी, जरूर नहीं ना, प्रॉपर्टी होगी तो इनकम आएगा। ऐड वगैरह करता है तो इस बच्चे को ऐड में ये मूवी में लिया जा सकता है, छोटा भी बच्चा होगा, वो बाहुबली वाला मूवी था, वैसे पानी में लेके जा रही थी वो दादी उसकी, तो उसके जो पेरेंट्स होंगे उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्यों? छोटा है इसलिए नहीं ज़्यादा मिलेगा, वो पानी में लेके जा रही है, रिस्क इज हाई, रिटर्न्स आर ऑल्सो हाई, हुआ ना ऐसे ही। नॉर्मल उसका फोटो वगैरह कहीं लगाना है मूवी में तो पैसा कम मिलेगा, मूवी में उस बच्चे को यूज़ करना है थोड़ा ज़्यादा, पानी में लेके जा रही है, आग में लेके जा रही है, और थोड़ा सा हंसाना होगा थोड़ा कम, लेकिन रुलाना होगा तो वो भी ऐसा हो सकता है ना, आप रुला सकते हो कि उसको थोड़ा सा बटन ऑन कर दिया तो वो रोएगा, उसका भी पैसा मिलेगा। तो क्या ये बच्चा कमा सकता है? यस, आंसर यस है। जैसे आपने और भी बोला दादाजी जैसे पैदा हो गया उसके नाम पे 1 करोड़ की एफडी, अगले दिन से उसका इंटरेस्ट का मैटर चालू हो गया। इन सारे लोगों की इनकम हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हमें इसमें कैटेगरी करना है मेजर एंड माइनर। माइनर की डेफिनेशन बिलो 18 ईयर्स, ठीक है। तो 18 साल से जो भी लोग छोटे हैं उनको माइनर कहा जाता है, और उनकी इनकम उनके पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाती है, उसको डिटेल में बाद में देखेंगे। और जब तक छोटे हो है माइनर, कौन है माइनर? बिलो 18 ईयर्स, ठीक है। तो अगर आप में से कोई 18 साल से छोटा है, तो आप अगर कुछ कमा रहे हो तो वो वाली इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होती, उसकी जो इनकम है आपके पेरेंट्स के हाथ में ऐड हो जाएगी। एंड हु विल पे द टैक्स? पेरेंट्स विल पे द टैक्स, ठीक है। नाउ दीज आर द इंडिविजुअल्स, दीज पीपल्स मे अर्न द इनकम। अब आते हैं स्लैब रेट पर, चलो आ जाओ पेज नंबर 6, इसको स्टार कर देना, 2 स्टार। 3 कैटेगरी यहाँ पर, फिलहाल हम सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में सोच रहे हैं। देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कैटेगरी में फर्क क्या है, देखो
नाउ दिस द ओनली इंडिविजुअल, यहाँ पे हमें वर्ड यूज हुआ है रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, ये पूरा हाईलाइट कर देना, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। एंड हु इज अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, एज वाइज क्या बोला है, हु हैज अटेन द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर। और तीसरी कैटेगरी इंडिविजुअल के केस में अगेन रेसिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन, या इसे सुपर सीनियर सिटीजन भी कहा जाता है, जिसकी एज तो पहले कैटेगरी ऑटोमेटिकली अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो एज क्या लिखूँ, ये इंडिविजुअल की, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी इज फॉर इंडिविजुअल हु इज बिलो 60 ईयर्स, प्राइमा फेस हमने जस्ट अदर वाला पार्ट डाल दिया। शिवानी एज बिलो 60, ठीक है। तो आप पहले कैटेगरी में आ गए, तो इनकम टैक्स लॉ ने आपके लिए ये स्लैब रेट बनाया। अगर आप कुछ कमा रहे हो तो आपको इस स्लैब रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। ऊपर के कैलकुलेशन में हमने एक इनकम कैलकुलेट किया था जो कितना था 7 लाख, ठीक है। कैसे आया था वो, ग्रॉस टोटल इनकम 8,15,000 बराबर माइनस डिडक्शन, नॉट ऑल द डिडक्शन परमिसिबल अंडर द लॉ, वो कितने थे सिर्फ 15,000, और ये माइनस करने के बाद इसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत है क्या, मल्टीपल्स ऑफ 10 में नहीं, ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है तो आपको लाइन आपका बच जाएगा, आपको नहीं करना। नाउ ऑन दिस अमाउंट यू हैव टू कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी। चलो जो नए लोग हैं थोड़ी कोशिश करो कि कैसे टैक्स आएगा, फिर मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या होता है। शिवानी 7 लाख आपकी इनकम है तो टैक्स कितना आएगा, हाँ ये स्लैब रेट आपको टेबल यूज़ करना है। अमाउंट अमाउंट बताओ, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो, 1,40,000, 1,40,000, ठीक है। तो आप बोलो कि मेरा जो इनकम है इस कैटेगरी में फिट हो रहा है, राइट, बिटवीन द 5 to 10, हेंस व्हाट इज द टैक्स रेट 20%। ये हमारा कॉमन अजम्पशन है, हम ऐसा ही सोचेंगे, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। हाँ चलो अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, हियर दे हैव सेड इट इज अ स्लैब रेट, स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर्स निकालना है, डायरेक्टली जंप नहीं करना है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो 20% नहीं, इसलिए मैंने टैक्स रेट नहीं बोला है, मैंने स्लैब रेट्स बोला है। स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर निकालना है, तो करना क्या है देखो, ध्यान दो यहाँ पर, बाद में कैलकुलेट कर देना। शिवानी की जो पहले 7 लाख की इनकम है, टोटल 7 लाख, उसमें से जो पहले 2.5 लाख है, 2.5 लाख उठा के हम बाजू में रख देंगे, जिसके ऊपर टैक्स रेट कितना है, नील, तो आ गया 0, तो 2.5 लाख तो हट गए। फिर 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक जो गैप है, ये गैप कितने का है, 2.5 to 5 lakhs, व्हाट इज द गैप, 2,50,000, इसके ऊपर 5%, बराबर, इसको स्लैब रेट कहा था। तो अगर अगेन अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 ही है, सिर्फ मान लो सोच लेते पहले प्रजम्पशन कि उसकी इनकम सिर्फ 2.5, तो टैक्स कितना आएगा, 0। अगर उसकी इनकम 5 लाख ही है, सेकेंड प्रोबेबिलिटी, तो 5 लाख है, हम बोलेंगे पहले 2.5 लाख माफ, और अगले 2.5 लाख मतलब 2.5 से लेकर 5 लाख तक जो बचे हुए 2.5 लाख है उसके ऊपर 5% है, मतलब कितना, 12,500, ठीक है। 12,500, अभी कहाँ तक पहुँच गए हम, 5 लाख तक पहुँच गए। अभी और एक स्टेप है, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक हमें नहीं जाना, हमारा इनकम सिर्फ 7 लाख है, सो 5 to 7 व्हाट इज द गैप, 2 lakhs, एंड व्हाट इज द रेट, 20%। सो व्हाट इज द, ये उसे इतना टैक्स पे करना,
समझ में आया हमें स्लैब रेट्स कैसे यूज करना है, ठीक है। ऑन द नोटबुक टेक द सम फिगर्स। इस पे आपको टैक्स कैलकुलेट कर देना है, प्रैक्टिस हम बोल सकते हैं। तो दो कॉलम बना दो, वन इज टोटल इनकम, दो कॉलम बनाने टोटल इनकम, और अगला वाला कॉलम है टैक्स, ठीक है। हाँ, पहले ये जो शीट है ना यहाँ पर, ये मुझे पहले बता दो, यहाँ पर आ जाओ पहले। हाँ, पहले इसमें नील है, हाँ, लिख देना ऐसा नील। 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5%, मतलब कितना टैक्स आता है यहाँ पर, ये लिख के रख दो वहाँ पे फॉर इजी कैलकुलेशन, आगे आपको हेल्पफुल होगा वो कैलकुलेट करने के लिए कि 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 12,500 का टैक्स आता है। फिर 5 to 10 द गैप इज 5 lakhs, बस इतना ही लिखना है। अबाउट 10 लाख पता नहीं कितना भी हो सकता है, इट मे बी एन नंबर ऑफ अमाउंट, है ना, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, वो कुछ भी हो सकती है, उसका हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। अभी नोटबुक पे आ जाओ, ये मैच हो गया आपका, ये पहले समझ लो। इसमें किसी को डाउट है कि ये अमाउंट कहाँ से आई, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। लॉ बोल रहा है पहले 2.5 लाख माफ है, अगले 2.5 लाख मतलब 2.5 to 5 लाख, 5% कम्स टू 12,500, 5 लाख तक टैक्स आता है 12,500। फिर अगला स्टेप है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, मतलब ये गैप कितना, 5 to 10, 5 लाख इज द गैप, उसके ऊपर 20% है, तो 5 into 20% कम्स टू 1 लाख। एंड अबाउट 10 लाख जितनी भी अमाउंट होगी, मान लो 12 लाख रुपए आपका इनकम है, तो 10 लाख तक तो ऑलरेडी आ चुका है, ऊपर की 2 लाख के ऊपर कितना रेट, 30। इसको कहा था प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे टैक्स रेट्स चेंज हो रहे हैं। मतलब देखो 10 लाख से ऊपर जिसकी इनकम होगी वो थोड़ा अमीर है, तो 10 लाख से ऊपर जितना कमाएगा गवर्नमेंट को कितना परसेंट मिलेगा, 30। 10 लाख से नीचे जिसकी इनकम है वो मिडिल मैन है, ठीक है, तो उसको थोड़े बहुत अमाउंट पे 5, गरीब को 5, थोड़ा अमीर है तो उसके ऊपर 20। दिस इज हाउ स्टेप्स हैज बीन गिवन। अब यहाँ पर इनकम कितनी भी हो सकती है, मुकेश अंबानी की इनकम 500 करोड़ लेट से, फिर भी हम उसके लिए क्या बोलेंगे, तू बहुत 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 अमीर है, लेकिन तेरे पहले 2.5 नील, 2.5 to 5 12,500, 10 लाख तक ये 1 लाख आता, और 10 लाख से ऊपर जितनी अमाउंट बचती है कितनी, 500 करोड़ में से 10 लाख चला गया, 500 करोड़ माइनस 10 लाख, 499 करोड़, और आगे कितने लैक्स, 90 लैक्स, बराबर ना, उसके ऊपर कितना रेट आएगा, 30%। समझ रहे हो, तो उसके लिए भी ये स्लैब रेट अप्लीकेबल है सभी के लिए जो इंडिविजुअल है हैविंग द एज ऑफ बिलो 60 ईयर्स। समझ में आया, चलो अभी नोटबुक पे आ जाओ, एग्जाम्पल्स और हमें टैक्स, जिसको समझ में नहीं आता इमीडिएटली बता देना। चलो ये आ गई आपकी टोटल इनकम और ये टैक्स, ठीक है। फर्स्ट टेक द 2,40,000, टैक्स कितना आएगा, जिसकी इनकम 2,40,000 है, 0। देन 3,50,000, 3,50,000, चलो यूज करो ये स्लैब रेट्स। क्या करना है आपको, 350 इनकम है तो पहले 2.50 नील, देन 2,50,000 टू 3,50,000, तो कितना परसेंट है, 5%, कितना आ गया वो, एक मिनट, मैं इसको जरा रिस्टार्ट कर लेता हूँ। चलो नेक्स्ट फिगर ले लो, रैंडम फिगर विल टेक, तो 490 ले लो, 4,90,000। नेक्स्ट फिगर 4,90,000,
लिखना है आपको, दोनों लिख लेना। कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, बट डायरेक्टली राइट डाउन द आंसर्स। कितना है? 12,000, एग्जैक्ट 12,000। ठीक है, तो 5 से नीचे हो गया। नाउ टेक अ 7,30,900। 7,30,900 इज द इनकम। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी। कितना अमाउंट बताया मैंने लास्ट वाला? आया कितना? गेटिंग द सेम आंसर शिवानी? नहीं। कोई नहीं, आपकी शुरुआत है, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, चलो फिगर्स रिपीट करो। टोटल इनकम 7,30,000। ध्यान दो सब लोग अभी यहाँ पर, जिनको थोड़ा डाउट है अभी भी। योर इनकम इज 7,30,900। हमारे स्लैब रेट्स क्या है सामने रखना, वो अप टू 2,50,000। इसमें से पहले जो 2.5 है उसके ऊपर नील। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? 2.5 to 5 lakhs. What is the rate? 5%. So what is the gap? 2.5 to 5 lakh, 2,50,000। इसके ऊपर कितना परसेंट आएगा? 5%। कितना आ गया वो अमाउंट? 12,500 आ गया। 5 लाख तक आपको फिक्स दिमाग में रखना है। इस वाले केस में 12,500 का टैक्स आता है। बचा कितना? थोड़ा इशू आ रहा है कुछ तो। हाँ, मैं बता रहा हूँ, वैसे आप नोट डाउन करें। 5 लाख के ऊपर कितनी इनकम बचती है आपकी? 2,13,000। हाँ, उसके ऊपर कितने रेट से आएगा? 20%, 20%। कैलकुलेट करो। हाँ, अब वो तीनों की टोटल करो। मैच हो गया अभी?
टेक द नेक्स्ट फिगर 11,50,000, 11,50,000. फाइव टू टेन गैप इज 5 lakhs. उसके ऊपर रेट कम्स टू 1 लाख और ये 12,500 और 10 लाख से ऊपर कितना फिगर है? सो 10 लाख टू 11,50,000. व्हाट इज द गैप? तो ये जो आपका 1,50,000 है इसके ऊपर कितना परसेंट आएगा? कितना आया वो अमाउंट? तो आपको करना क्या है, ये पहले नील, ये 12,500, दिस इज 1 लाख एंड दिस इज 45,000. टोटल कम्स टू थोड़ा लिख लो जिनको अभी थोड़ा मैच नहीं हो रहा है. डू राइट दिस स्टेप्स. स्टेप्स ऐसे लिखोगे तो आ जाएगा एक्यूरेट. बहुत अगर फास्ट करने जाओगे कैलकुलेटर पे तो गलत हो जाएगा. दिस इज द बिगिनिंग. अच्छा, अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि शुरुआत में हमने जैसा देखा कि अगर 10 लाख से ऊपर इनकम है तो डायरेक्ट 30% टैक्स, अगर ऐसे सोचा होता तो कितना टैक्स आ सकता था? डायरेक्ट कोई बोल रहा है नहीं 10 से ऊपर गया तो 30% में जाएगा, तो और ये कम आ रहा है तो ऑब्वियसली हमें स्लैब रेट ही हमारे लिए बेनिफिशियल है और ये सबके लिए अप्लीकेबल है. इस कैलकुलेशन में किसी को डाउट है? अब 10 लाख से ऊपर कितनी भी अमाउंट होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पर ये ओल्ड रीजियम में वैसे भी थोड़ा आने के चांसेस कम है, बट येस कंपैरिजन में पूछा जाता है. इस रीजियम में अगर मैं आपको स्ट्रेट अवे बोल रहा हूँ, बताइए 2.5 लाख तक टैक्स कितनी है? 0. 5 लाख होगा तो 500, फिर 10 लाख होगा तो 1,12,500. तो कई बार अगर आपको मैनुअल कैलकुलेशन करना है ऑन द कैलकुलेटर तो दिमाग में रहता है 10 लाख तक टैक्स आता है 1,12,500. इसके ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी उसके ऊपर 30% है. अगर आप अभी कैलकुलेटर पर लेते हैं लेट से 35,50,000 पे हमें टैक्स निकालना है. कितना? 35. टेक ऑन द कैलकुलेटर 35,50,000. मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लेना. माइनस 10 लाख कर दो उसमें से, कितना बच गया? तो ये 10 से ऊपर वाली जितनी भी अमाउंट है उसके ऊपर कितने रेट से आने वाला है? 30%. टेक 30% फिगर. हाँ जो भी आया है. अभी इसमें एक टैक्स ऐड करना बाकी है. कौन सा? 10 लाख तक कितना टैक्स आता है वो अगर आपको बाय हार्ट होगा 1,12,500. ऐड कर दो उसमें. ये आ गया. अगर किसी ने करोड़ों में भी बता दी तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मुकेश अंबानी वहां से कॉल कर रहा है, बेटा मेरा टैक्स कैलकुलेट करके दे दे. कितना हुआ बता दो. 595 करोड़. ठीक है, अभी वो थोड़ा कैलकुलेटर पे बैठेगा नहीं बैठेगा वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, बट यू कैन कैलकुलेट 595 करोड़ को आप क्या कर सकते हो? यू कैन कन्वर्ट इनटू द लैक्स. कितना होता है 595 करोड़ इंटू द लैक्स? करो. 1 लाख कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? करोड़ इंटू लैक्स. करोड़ से लैक्स में कन्वर्ट करना. डिवाइड या मल्टीप्लाई? सिंपल क्वेश्चन. 595 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स? कितना?
पॉइंट नहीं आएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आएगा 59,500 लैक्स। वो ले लो कैलकुलेटर पे, 59,500 लिया, वो लैक्स में सिर्फ दिमाग में सेव करना है। माइनस 10 लैक्स का मतलब सिर्फ 10 माइनस करना है, सिर्फ 10 माइनस करना, कितना आ गया, ठीक है। उसके ऊपर कितना परसेंट, 30%, 30%, प्लस, रुको, प्लस वो 1,12,500 है, वी शुड कन्वर्ट इनटू द लैक्स। सो 1 पॉइंट, ठीक है वो फाउंडेशन वाले हो समझ जाओगे, 1.125, ये इसमें प्लस करना पड़ेगा तो आपका टैक्स आ जाएगा। और ये ऐसे नहीं आया, बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा है, तो लिख लेना, उसमें तो लिखने से आ जाएगा। वो पैसा देने वाला है मुकेश अंबानी, वो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा, आप बोल देना 500 रुपये लगेगा, यू कैन चार्ज 500 एंड यू कैन कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो होमवर्क के लिए 5 सम्स रखते हैं। हाँ, तुम्ही एक आंकड़ा सांगा, एनी रैंडम फिगर होमवर्क के लिए, वो लिख के लेना, वो जो बताएगा वो, हाँ लिखो जरा जोर से बताना होमवर्क के लिए। हाँ 36,70,000, हाँ 45,10,000, घर पे कर लेना वो आराम से, अभी नहीं करना है। 45,10,000, इसमें से क्या करना, एक दो जो है ना क्वेश्चन, उसके आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी मैंने लिखा था वैसे सॉल्व करना, फिर बाकी शॉर्टकट यूज़ किया तो ही चलेगा। हाँ फिर वहाँ से लेते हैं। हाँ तुम्ही सांगा मॅडम। हाँ एनी रॅन्डम नंबर तुम्हाला जो आवडेल, कितीचं पॅकेज पाहिजे सांगा एनी रॅन्डम। हाँ 50,69,000 पॅकेज सांगितलं त्याने, 50,69,000। फिर हाँ आपका नाम दृष्टि, हाँ दूरदृष्टि लगा के एक अमाउंट बताइए जब इसे, चल क्या पैकेज हो सकता है आपका, कोई भी अमाउंट, करोड़ में भी हो सकता है, एनी फिगर। ठीक है, हाँ आप एक कॉम्प्लिकेटेड बता दो कुछ तो। फिर से एक बार रिपीट करो। ठीक है, 5 होमवर्क, इसमें से एक दो या तीन अगर आपको लगता है कि थोड़ा, तो पांचों के पांचों प्रॉपर सॉल्व करना। ठीक है, कैलकुलेटर पे तो बाद में आदत हो जाएगी। यस, हाँ हाँ लास्ट वाली अमाउंट क्या थी, 1,60,59,490। ये आपको पांचों सॉल्व करने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ कैलकुलेटर पे सॉल्व मत करना, रुको अभी नहीं करना है, होमवर्क है, घर पे ही जाके करना है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना, अभी आपको आएगा कॉन्फिडेंस, अभी आप स्टेप से करोगे तो लॉन्गर पीरियड के लिए याद रहेगा आपको। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द एसएससी। कौन है ये देखो, अभी एक बार ये कैलकुलेशन आ गया तो बाकी आगे वाली वही प्रोसेस है, सिर्फ रेट्स अलग अलग है। नाउ हु इज द सेकंड पर्सन, हाँ लेकिन ध्यान रखना ये भी यहाँ पे बोला है ये रेसिडेंट होना चाहिए। तो ये वाला जो कंसेशन है, देखो यहाँ पे कंसेशन क्या है, एक आम आदमी के लिए 2,50,000 तक नील किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपके लिए 3 लाख तक माफ किया है। तो 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं, एडिशनल बेनिफिट्स गिवन टू द सीनियर सिटीजन। बट वो सीनियर सिटीजन हमारा होना चाहिए, हमारा आदमी होना चाहिए, मतलब इंडिया का होना चाहिए, मतलब वो कैसा होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। क्या होगा अगर कोई सीनियर सिटीजन है बट वो रेसिडेंट नहीं है, बट वो इंसान तो है, ह्यूमन बीइंग है, तो हमारे यहाँ का रेसिडेंट नहीं है, इसलिए हम उसको ये वाला बेनिफिट नहीं दे पाएंगे इवन दो इज अ सीनियर सिटीजन। क्यों नहीं दे पाएंगे, बिकॉज रेसिडेंट नहीं है। तो वो बोलेगा फिर मेरे लिए क्या है, तो आपके लिए एक नॉर्मल वाला ऊपर वाली 2,50,000 वाला ही स्लैब रेट एप्लीकेबल।
तो ये सेकेंड और थर्ड में जो नहीं फिट होता है वो ऑटोमेटिकली ह्यूमन बीइंग है, इंडिविजुअल है, तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सेकेंड वाला बेनिफिट सिर्फ किसे दिया जा रहा है? रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। नाउ हु इज अ सीनियर सिटीजन? हु हैज अटेन द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा स्लैब रेट समझ लेते हैं, फिर जाएंगे सीनियर सिटीजन कैसे कैलकुलेट करना है हमें। चलो नाउ लेट्स से इसको समझने के लिए चलो एक छोटा एग्जांपल ले लो फिर से। तो पहले से हम 4 कॉलम बना के रख देते हैं। एक लिखो टोटल इनकम, 4 कॉलम बनाने, नॉर्मल इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, एक ही साथ चारों समझ लेंगे। सेम इनकम पे तीनों लोगों को टैक्स कितना आएगा? ये वाला इंडिविजुअल मतलब अदर देन वाला, ठीक है, अदर देन सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन वाला। हम्म, ठीक है, फर्स्ट 2,40,000 इंडिविजुअल के लिए टैक्स कितना आएगा? 240 पर 0। सीनियर सिटीजन को कितना है स्लैब रेट इसका? हाँ, और सुपर सीनियर सिटीजन का भी एक बार देख लेते हैं, ये भी आप ही के सामने। अप टू 5 लाख नील, 5 to 10 20% एंड अबाउट 10 लाख 30%। ये 3 to 5 और आगे वाला सेम ही है। ये आप ही के सामने टेबल है, फिलहाल आप रेफर कर सकते हो। हाँ, सो सुपर सीनियर सिटीजन का भी टैक्स नील होगा। डन। नेक्स्ट थोड़ा इनकम बढ़ा देते हैं हम, 2,90,000 करते हैं। 2,90,000 इनकम। What would be the tax liability for individual? 2000 कैसा आया? 290 में से 250 माफ, ऊपर के 40,000 के ऊपर 5%, 2000 आ रहा है। हाँ, अगर यही 2,90,000 सीनियर सिटीजन कमा रहा है, हमारे दादाजी कमा रहे हैं, तो दादाजी के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है? 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, तो सीनियर सिटीजन को 0। और ये सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 0। उनकी तो एग्जम्पशन कितनी है? 5 लाख। ठीक है, और थोड़ी इनकम 3 लाख ले लेते एग्जैक्टली। ठीक है, 2,500 डैश डैश। ठीक है, नाउ 5 लाख। 5 लाख पे याद है आपको कितना टैक्स आता था? नहीं, फॉर इंडिविजुअल अमाउंट याद आ रहा है? 12,000। ठीक है, सीनियर सिटीजन को आ जाएगा टैक्स इस बार? यस। हाउ मच? एंड सुपर सीनियर सिटीजन 'now we'll take a figure of 10 lakhs. $1,12,500 फॉर इंडिविजुअल। वो तो याद है हमें, 10 लाख पे इतना आता है, इट इज 10 लाख। एंड दादाजी को? सुपरमैन को?
ठीक है, और एक लास्ट वाला लेते हैं 20 lakhs। हो गया, टेक योर टाइम, डोंट वरी। यू आर हैविंग ऑलरेडी द फिगर ऑफ 10 lakhs। 10 लाख के ऊपर के जो टैक्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी है ऊपर के स्टेप्स में। 10 लाख से ऊपर जो अमाउंट आने वाली है उसके ऊपर 30% है, 30% ऐड करके ऊपर 10 लाख वाला टैक्स ऐड करते हैं। सो 4,12,500, 4,10,000 एंड 4 लाख। ठीक है, हाँ। अभी हम इसमें एनालाइज करते हैं कि ठीक है, दादाजी हमें पूछ रहे बेटा मोदी जी ने मेरे लिए क्या किया, इनकम टैक्स में कुछ कंसेशन, क्या रिलीफ है मेरे लिए। बता सकते हो मैक्सिमम बेनिफिट सुपर सीनियर सिटीजन को कितना दिया गया कि उससे ज़्यादा दादाजी कंसेशन है, बस इतना ही। नहीं, सीनियर सिटीजन को। तो दादाजी को बोले दादाजी देखो 10 लाख रुपए की अगर इनकम होती है तो मेरे लिए 1,12,000 का 500 का टैक्स आता है, लेकिन वही टैक्स आपके लिए 1,10,000 है। तो हाउ मच द सीनियर सिटीजन सेविंग? 2,500, उतना सेविंग हो रहा है। उसके बाजू में उनके पापा बैठे, बेटा मेरे लिए क्या है, आखिरी सांसें गिन रहे, अबाउ 80 ना। तो कंपेयर हमारे साथ उनको करना है। हाँ, परदादा हमारे बैठे हुए हैं। तो परदादा जी मेरे लिए 10 लाख पर टैक्स आता है 1,12,500, और वही टैक्स आपके लिए सिर्फ 1 लाख है। तो कितनी सेविंग है मेरे लिए? 12,500, दिस इज द सेविंग। तो ये टैक्स में सेविंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, अगर 20 लाख वाला भी अगर आप देखते हो, जस्ट अगेन फॉर कंपैरिजन, हाउ मच इज द सेविंग? नॉर्मल इंडिविजुअल एंड सीनियर सिटीजन 2,500, नॉर्मल इंडिविजुअल एंड सुपर सीनियर सिटीजन इससे ज़्यादा, इससे आगे इनकम भी बढ़ गया तो आपका इसमें ज़्यादा कुछ सेव नहीं होने वाला। सो फाइनली वी कैन से सीनियर सिटीजन इज गेटिंग द बेनिफिट इन द टैक्स 2,500 एंड सुपर सीनियर सिटीजन इज गेटिंग 12,500। ठीक है, ठीक। अब ये देखो यहाँ पर सीनियर सिटीजनशिप पे वापस आते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर देख लो। फर्स्ट इंडिविजुअल, ये इसमें किसी को डाउट है? ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या ये चार्ट एग्जाम में दिया जाएगा? नहीं, इसको आपको याद ही रखना है। अभी आप सोचो कि कल तो कुछ बोल रहे थे 12 लाख तक माफ वगैरह, ऐसा है ना। दैट विल कम, ये बाद में आएगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है। एक टेस्ट ले लेता हूँ मैं आपकी, और होमवर्क के लिए भी रहेगा वैसे भी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। मिसेस जया इज अ रेसिडेंट इन इंडिया। क्वेश्चन देखो ऐसे आएगा, रेसिडेंट है जया। हाँ, तो इसको फायदा क्या होता है अगर वो रेसिडेंट बन गई और सुपर सीनियर सिटीजन है, तो सुपर सीनियर सिटीजन के बेनिफिट्स मिल जाएंगे, और सीनियर सिटीजन हुई तो उसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे। फॉर द AY 26-27, फॉर द PY 25-26, मतलब वही AY, हर इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया इज हाउ मच? 15,54,814। फाइंड आउट द टैक्स लाइबिलिटी इफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ मिसेस जया इज सो एंड सो। तीन कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। तो मिसेस जया का इनकम पहले कितना है? 15,54,814। चलो थोड़ा लिखते हैं हम, बाकी फिर मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा। राइट डाउन। आपको मैं प्रेजेंटेशन बता दूँ कैसे आपको सॉल्व करने होमवर्क।
एट द हेडिंग राइट डाउन कॉम्प्यूटेशन ऑफ, नोटबुक में लिखना है कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ, क्या नाम है उसका, ऑफ मिसेस जया फॉर पी वाई, कौन सा पी वाई, 25-26 एंड ए वाई भी लिख देना 26-27, ठीक है। पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, तो पहले किस में वो रेसिडेंट से सॉल्व करना है हमें, जस्ट रेसिडेंट भी लिख देना है यहाँ पे, स्टेटस उसका रेसिडेंट। नाउ फर्स्ट विल स्टार्ट विद द टोटल इनकम, कितना दिया है देखो 15, 54, अभी वहाँ पे मैंने स्टेप्स बताया था, जैसे टोटल इनकम दिया था, पहली स्टेप्स आपको क्या करनी है, राउंड ऑफ करना है, तो उसके नीचे लिख लो पहले टोटल इनकम राउंडेड ऑफ, टोटल इनकम राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन, हाँ 288 कैपिटल ए, सेक्शन लिख देना, टोटल इनकम राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288 ए, इसको 10 में हमें राउंड ऑफ करना है, कैसे राउंड ऑफ होगा बताइए, 810 श्योर, ये आपकी टोटल इनकम राउंड ऑफ में हो गई। अगला स्टेप है आपका टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, डन। हाँ, अभी हमें ये ढूंढना है कि ठीक है मैसेज आया है, उसका डेट ऑफ बर्थ दिया है, डेट ऑफ बर्थ क्यों दिया है, एज निकालने के लिए कि उसकी एज क्या है वो ढूंढने के लिए डेट ऑफ बर्थ दिया है। तो डेट ऑफ बर्थ इज 31 मार्च 1966, तो हमें पता करना है कि क्या वो पी वाई 25-26 में सीनियर सिटीजन है या नहीं, चलो गेस करो। ड्यूरिंग द पी वाई 25-26 हो सकता है कि पहले वो नहीं होगी, शायद इस साल में बन जाएगी, या इस साल में भी नहीं है, अगले साल शायद बन जाएगी सीनियर सिटीजन। So on the basis of date of birth, you have to identify whether she is a senior citizen during the PY 25-26. हाँ है या नहीं है सीनियर सिटीजन इस साल में 25-26 में, 60 साल, हमें कितना चाहिए, 60 साल से ज़्यादा चाहिए, एक बार देखो वर्डिंग क्या है वहाँ पे, पीछे जाके देखोगे द वर्डिंग इज, ठीक से देखो, मोर देन 60 लिखा है या 60 लिखा है वो ढूंढना है, तो एग्जैक्ट 60 होगा तो भी चलेगा। कौन से दिन वो 60 साल की बन गई, आखिरी दिन, मतलब जो हमारा पी वाई था 365 डेज का, बाकी के 364 डेज छोटी थी वो, और आखिरी दिन में वो सीनियर सिटीजन बन गई, बराबर ना, लास्ट डे, तो क्या उसको पूरे साल भर के लिए कंसेशन, आंसर इज यस। ड्यूरिंग द ईयर एट एनी टाइम शी बिकम्स और शी अटेन्स द एज ऑफ 60 ईयर्स, उसको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट पूरे साल भर के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं सिर्फ आखिरी दिन में जो कमाए उसके लिए बेनिफिट। So she has attained the age of 60 years on which date? तो ये रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, वो नोट में आप लिख देना रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। चलो, तो इसके लिए स्लैब रेट क्या है, सीनियर सिटीजन तो बन चुकी है, अप टू 3 लाख नील। चलो कैलकुलेट करो टैक्स लाइबिलिटी, 15,54,810।
अप टू 3 लाख नील, 3 lakhs to 5 lakh 5%, द गैप इज 2 लाख, ये जो गैप है वो 2 lakhs का है। 2 lakhs के ऊपर 5%, 10,000, 5 to 10 lakhs 20%, ये कितना आ गया 1 लाख। और बचे हुए 5,54,810 पे कितने परसेंट, 30%। ठीक है, ऐसे स्टेप्स लिख देना और फिर टैक्स कैलकुलेट करो, मुझे फाइनल फिगर बता देना कितनी आ रही है। इसके नीचे 2-3 लाइन छोड़ देना उसी टेबल में, वी हैव टू कैलकुलेट द सेस, वो मैं बाद में बताता हूँ। यस, हाँ तो एक ही तो सम आएगा। ये पूरे स्टेप्स आपको लिखने हैं एग्जाम में, या वर्किंग नोट में आपको नीचे लिखना पड़ेगा। इसके नीचे में ये सेकेंड वाला रहने देना, सॉल्व द थर्ड वन, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल, ये 666 हो गया, वो करेक्शन कर लेना, 1966, डेट सिर्फ चेंज हो गई है। ठीक है, ये वाला होमवर्क के लिए रहेगा। थैंक यू।